Dear students, our next lecture is about synthesis of alkenes. In this lecture, we will discuss about introduction to alkenes, natural sources of alkenes, and general methods of preparation of alkenes. First of all, introduction to alkenes. As you know that alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated mean the valencies of some of the carbon atoms are not fully satisfied. Therefore, they are unstable and they are more reactive than alkanes. Alkenes consist of at least one carbon-carbon double bond. Actually, this is the functional group of alkene. The general formula of alkene is CnH2n, and the alkenes are used for synthesis of a large number of organic compounds. We can say that alkenes are used as starting material for preparation of so many other organic compounds. Now, natural sources of alkenes. The main natural source of alkene is petroleum. Petroleum is also known as liquid fossil fuel. Actually, petroleum is a mixture of many saturated and unsaturated hydrocarbons. Lower molecular weight alkenes such as ethene, propene and butene are obtained in pure form by fractionation of crude oil. अब लोअर मॉलिक्यूलर वेट अल्कीन्स कौन से होते हैं जो फ्यू कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनको हम आमतौर पर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से हासिल करते हैं। ज़मीन से जब पेट्रोलियम को हम निकालते हैं तो उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं और उसमें उसकी हम फ्रैक्शनेशन करते हैं। सबसे पहले मीन उसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं और उसकी कुछ फ्रैक्शंस के अंदर इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन मौजूद होते हैं। तो इस तरह प्योर फॉर्म में हम उनकी सेपरेशन कर लेते हैं। हायर मोलिकुलर वेट alkenes can be obtained from the petroleum fractions that have been heated under pressure in a process known as cracking. हायर मोलिकुलर वेट alkenes भी हम पेट्रोलियम से हासिल कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम के अंदर हायर मोलिकुलर वेट alkenes डायरेक्टली मौजूद नहीं होते, उनको हम इनडायरेक्टली हासिल करते हैं। जिस तरह पेट्रोलियम में हमने अभी बात की कि पेट्रोलियम में इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन नेचुरली मौजूद होते हैं, हमने जस्ट उनकी सेपरेशन करनी होती है। जिस तरह जो हायर मोलिकुलर वेट alkene है जो मल्टीपल कार्बन एटम पे मुश्तमिल होते हैं, वो आमतौर पर पेट्रोलियम में मौजूद नहीं होते, लेकिन पेट्रोलियम के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हीट करके हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम जो है वो हायर मोलिकुलर वेट alkene में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। इसके एक दूसरा नाम भी लिया जाता है जिसको हम पायरालिसिस कहते हैं। अब ये पायरालिसिस का प्रोसेस जब अल्केन के लिए आमतौर पर किया जाता है तो उसको हम क्रैकिंग कहते हैं और क्रैकिंग का प्रोसेस जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर परफॉर्म की जाता है। हम कहते हैं heat breakdown of organic compound at high temperature in the absence of air is known as pyrolysis, and mostly it is used for alkanes. Now, general methods of synthesis of alkenes. The first method for synthesis of alkenes is dehydrohalogenation of alkyl halides. Now, what is meant by dehydrohalogenation? The reaction which involves removal of halogen as well as hydrogen is known as dehydrohalogenation. We can remove hydrogen as well as halogen from alkyl halide, and this overall reaction is known as dehydrohalogenation of alkyl halide. Dehydrohalogenation क्या होता है? Dehydrohalogenation एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन की एक टाइप है। इसमें हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जिस तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, तो उसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव करते हैं। अब हाइड्रोजन और हेलोजन की रिलेटिव पोजीशन 1-2 होती है, यानी वो एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। तो एक कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और दूसरे कार्बन से हेलोजन को रिमूव करेंगे। इस तरह उन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और हमारा जो
रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो अल्कीन होगा। तो ये आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो जनरल रिएक्शन को अगर आप देखें, इसमें जो है वो X हेलोजन को शो कर रहा है और ये H यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि ये H रिमूव हो रहा है। तो इसमें ये H जो होता है ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पे छोड़ के जाता है और X जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले के जाता है, क्योंकि X हेलोजन होता है, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और आमतौर पर ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में परफॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें एक कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में और एक कार्बन से X चला जाता है X नेगेटिव की फॉर्म में। X में भी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ जनरल एग्जांपल में सबसे पहले हम यहाँ पे बेस को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बेस जनरलाइज बेस लिखा है यहाँ पे। तो अब बेस का यहाँ पे एक बेस आपको नजर आ रहा है, दैट इज सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड को जब हम इस अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें ओवरऑल जो है वो एक हाइड्रोजन जाएगा, एक X जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो आमतौर पर यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कौन रिमूव करेगा? इथोक्साइड आयन C2H5 और नेगेटिव हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये इथेनॉल की फॉर्म में निकलेगा। इसी तरह जो आपके पास जो सोडियम है वो X के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास ओवरऑल इथेनॉल बनेगा और साथ सोडियम हैलाइड बनेगा। अब ये रिएक्शन आप जो है वो 55 डिग्री पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें जो आप बेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये इसको हम स्ट्रांग बेस कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ बेसिस के मुकाबले में ये वीक बेस होता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो बेस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रांग बेस है इसके मुकाबले में। तो इसका ये रिएक्शन आप जस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर है उस रिएक्शन के मुकाबले में जिसमें हम स्ट्रांग बेस यूज करते हैं। अब सेकंड में आप देखें वही रिएक्शन है, सबस्ट्रेट आपका वही है, लेकिन बेस को हमने चेंज किया है यहाँ पे। दिस इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये स्ट्रांग बेस है और ये बल्कियर बेस भी हम इसे कहते हैं, स्ट्रांग भी और बल्कियर भी है, इसका साइज बड़ा है। तो अब ये स्ट्रांग क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को ये इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। तो ये रिएक्शन आप जस्ट 40 डिग्री पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज होता है और इस रिएक्शन में इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट, यानी जिस तरह का आपका बेस होगा उस तरह आप सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन 40 डिग्री पे हो जाता है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें रिएक्शन वैसे भी फास्ट होगा, तो इसलिए आपको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये हाइड्रोजन को लेगा और पोटेशियम को को लेगा, तो पोटेशियम हैलाइड बनेगा। उसके बाद इसकी टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने हैलोजन जो है वो ब्रोमीन दिया हुआ है, तो अब सोडियम के साथ ब्रोमीन चला जाएगा और इथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन, तो उसी तरह इथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड। तो आप सोडियम इथोक्साइड में जब आप रिएक्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, KOH in refluxing ethanol is also sometimes used as base. KOH react with ethanol to form ethoxide. समटाइम हम जो है वो KOH को भी इथेनॉल के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। आपने FSC में और लोअर लेवल पे ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि जब हम अल्कीन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं इनटू अल्कीन, तो ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH में किया जाता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो KOH अल्कोहल के साथ मिलकर अल्कोक्साइड बनाते हैं। देखें, दिस इज पोटेशियम अल्कोक्साइड। तो पोटेशियम अल्कोक्साइड फिर एज ए बेस काम करेगा, जिस तरह सोडियम अल्कोक्साइड काम कर रहा है तो इसी तरह पोटेशियम अल्कोक्साइड भी काम करता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपीट्स विद एलिमिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस रिएक्शन का ये होता है कि इसमें एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी हो रही होती है। अब कहीं पे रिएक्शन हम सब्स्टिट्यूशन के लिए करें अल्काइल हैलाइड में, तो वो सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी होती है, यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये दो रिएक्शन पैरेलल चलते हैं। ये आमतौर पर दोनों प्रोसीड होते हैं। अब ये एक अलग बात है कि
बाज़ जगहों पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होती है और बाज़ जगहों पे एलिमिनेशन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। नाउ दिस इज जनरल रिएक्शन। अब ये वही सबस्ट्रेट है जो स्टार्ट में हमने लिया है। इस सबस्ट्रेट में हम इसके साथ सोडियम इथोक्साइड को ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप देखें सबसे पहले आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखा हुआ है जो कि अल्कीन है। अब एलिमिनेशन प्रोडक्ट कब बनेगा? जब आपके एडजेसेंट पोजीशन से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जाते हैं, यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके पास X मौजूद था, अब X को सब्स्टिट्यूट किया इथोक्साइड ने, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ये आपके पास आ गया। अब इसमें दोनों प्रोडक्ट आपके पास इस रिएक्शन में बनेंगे। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि कब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और कब एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, अगर आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि सब्स्टिट्यूशन के केस में जो है वो कार्बन के ऊपर आमतौर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो अगर वो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो उस पर अटैक करना मुश्किल होगा। जिस तरह टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता है। अगर वो प्राइमरी होगा तो उसमें स्टेरिक इफेक्ट कम होगा, तो उसके ऊपर अटैक करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो इसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है। इसी तरह जो है वो अगर कहीं पे रिएक्शन में हम स्ट्रांग या गुड न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पुअर न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अगर आपका गुड न्यूक्लियोफाइल है यानी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो आपका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर भी वो सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल होगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब एलिमिनेशन के फैक्टर ऑलमोस्ट इसके अपोजिट आ रहे हैं कि अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। एक्चुअली एलिमिनेशन में जो है वो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फिर एज ए बेस काम करता है, उसको हम फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं कहते, क्योंकि जब वो प्रोटॉन लेगा तो फिर हम उसे बेस कहेंगे। तो वो प्रोटॉन छोटा सा होता है और वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे कहीं ना कहीं मौजूद होता है, तो उसको फिर जो बेस होता है उसको कहीं पे बीच कार्बन के दरमियान में ऐसी स्टेरिकली 100 पोजीशन पे नहीं आना पड़ता। इसीलिए सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बेस ने जो आमतौर पर प्रोटॉन को निकालना होता है। तो इस वजह से उसमें फेवरेबल क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगा, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप स्ट्रांग बेस या गुड बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं कर रहा बल्कि वो बेस के तौर पर कर रहा है और स्ट्रांग बेस के तौर पर कर रहा है या गुड बेस के तौर पर कर रहा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपका फेवरेबल होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो एज ए बेस अच्छी तरह काम कर सकता है या एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह काम कर सकता है तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर वो एज ए बेस अच्छी तरह काम कर सकता है तो फिर आपका रिएक्शन एलिमिनेशन होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है। अगर हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर एलिमिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देखें 2 ब्रोमोप्रोपेन एक टिपिकल एग्जांपल ली हुई है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम इथोक्साइड यूज़ हो रहा है। सोडियम इथोक्साइड जो है इसमें जो इथोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पुअर न्यूक्लियोफाइल है। उसकी वजह क्या है कि एज ए बेस तो इसने प्रोटॉन लेना है और एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने कार्बन पे अटैक करना है, तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पेयर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके, ये बाउंड होते हैं। तो इस वजह से ये एज ए बेस तो काम कर सकता है अच्छी तरह, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम तो करेगा लेकिन पुअर होगा या वीक होगा। तो अब इसमें आपका जो
ये आपका जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। चूंकि ये एज ए बेस स्ट्रॉन्ग है और एज ए न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो इसलिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होगा। और सब इन रूल के मुताबिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होगा और सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट आपका कम होगा। जो ज़्यादा होता है उसको हम मेजर कहते हैं और जो कम होता है उसको हम माइनर कहते हैं। यानी इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसकी परसेंटेज कम होगी। उसके बाद हमारे पास सोडियम सल्फोक्साइड। सोडियम सल्फोक्साइड जो है, इसमें जो सल्फोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये वीक बेस है। एज ए बेस ये वीक है और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी वजह क्या है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, जिसकी वजह से ये पेड़ को इतना बाउंड करके नहीं रखता और आसानी से ये जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो आपके पास यहाँ पे फिर क्या होगा, जो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा वो कम बनेगा, उसको हम माइनर कहेंगे, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा, उसको हम मेजर कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब 2-ब्रोमोप्रोपेन ओवरऑल हमारे पास ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें जो है वो जब आप NaOH को यूज़ करेंगे एज ए बेस, तो बाईमोलिकुलर रिएक्शन होगा, यानी SN2 रिएक्शन होगा। तो आपके पास जो है अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपके पास होगा अल्कीन और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास होगा 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2-ऑल। अब इसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। इस एग्जांपल में ऊपर हमने बात की थी कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है और हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को। तो अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर 65 डिग्री पे आप ये रिएक्शन करें, कितने पे, 65 डिग्री पे, तो आपके पास 53% एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा और 47% सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर ये आपका कम टेम्परेचर है, तो इसमें आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो कितना बन रहा है, 53%, ठीक है, और आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 47% है। अब उसके बाद जो है वो आप देखें टेम्परेचर को आपने 100 डिग्री किया, ठीक है, तो 100 डिग्री पे आपका जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया। उसमें क्या है, ये इंक्रीज, इससे ये प्रूव हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट कम है। उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बन रहा है, 36%। वो जाहिर है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपका कम हो जाएगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो आपके पास जो है ना, यहाँ पे 65 डिग्री के ऊपर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे 53 आ रहा है, यानी 53%, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका ज़्यादा हो रहा है और ये आपका कम हो रहा है। तो ये तो इसी वजह से हो रहा है कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है, ठीक है, यानी जो OH है वो स्ट्रांग बेस के तौर पर काम करता है, तो इसीलिए आपका ओवरऑल एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, दैट इज 53%। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखें टेम्परेचर, ओवरऑल रूम टेम्परेचर से ये दोनों ज़्यादा है, 65 भी ज़्यादा है और 100 भी ज़्यादा है। तो ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जब आप ज़्यादा करेंगे तो आपके एलिमिनेशन प्रोडक्ट की रेशियो इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर जब आप कम करेंगे तो आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की रेशियो इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है और इसमें भी हम 55 डिग्री पे रिएक्शन कर रहे हैं उसी सोडियम इथोक्साइड की मौजूदगी में। तो आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट माइनर बन रहा है, क्योंकि अभी ये रूल में हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा बनता है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट कम बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट माइनर है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर है। अब रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि यहाँ पे ज़ाहिर है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट अटैक करना है, तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करना जो है वो ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें इसलिए जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे फेवरेबल है। ओके, इसके बाद इफ मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट अल्काइल हैलाइड द मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। अगर आपके अल्कीन में एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन हैं तो फिर आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्कीन बनेगा। तो उसमें आमतौर पर जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, यानी ज़्यादा बनता है, जो कम स्टेबल होता है वो माइनर के तौर पर बनता है। द रेशियो ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन इन द मिक्सचर यूजुअली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन।
ज़ाहिर है जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम बनेगा। लेकिन तमाम रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ रिएक्शन में आपका जो अनस्टेबल एल्कीन है वो ज़्यादा बनता है, वो रिएक्शन की केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। बाद में कुछ रिएक्शन हम इससे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट स्टेबल एल्कीन जनरली प्रीडोमिनेट्स। ओके, यहाँ पे आपके पास है 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन एक्चुअली ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेथोक्साइड के साथ 55 डिग्री पे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर बीटा पोजीशन। यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है जिस पे आपका एलेजन है, तो ये बीटा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। ये C3 ग्रुप है, ये C2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है। ओवरऑल आपके पास एक टाइप का अल्फा हाइड्रोजन इधर है और दूसरी टाइप आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये एल्कीन बनेगा आपका, और जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो फिर ये एल्कीन बनेगा। इसमें आपके पास जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, उसमें ज़्यादा हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये वाला आपके पास पेंटूइन या 2-पेंटीन, ये 55% बन रहा है, ये 25%, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस स्टेबल है, ये कम बनेगा। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर स्टेबल है और ये ज़्यादा बनेगा। इसके साथ साथ ये तो आपके पास दो चीज़ें बन गई, आपके पास ये 80% बन जाती है, यानी 80% आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपके पास 20% जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि आपका स्ट्रांग बेस आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एलिमिनेशन फेवरेबल है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, तो वो 20%। उसके बाद आप यही सबस्ट्रेट ले रहे हैं और आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं यहाँ पे। अब ज़ाहिर पोटेशियम टर्शियम ब्यूटॉक्साइड मैंने बताया था आपको बल्कियर भी है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये से न्यूक्लियोफाइल पुअर होता है। क्यों पुअर होता है? क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये कार्बन पे डायरेक्ट जाके फिर कहीं पे अटैक मॉलिक्यूल में नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। इस वजह से फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन ये एज ए बेस काम कर सकता है, क्योंकि बेस में के तौर पर इसने जस्ट प्रोटॉन को लेना है। प्रोटॉन छोटा सा होता है, वो किसी एक साइड पे मौजूद होता है। अब वो यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, तो वो प्रोटॉन को निकाल सकता है। सो एज ए बेस ये अच्छी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह काम नहीं करेगा, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बहुत कम होगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब ये चूँकि हमारे पास बल्कि बेस है, तो अब ये दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, इस पोजीशन के ऊपर भी, इस पोजीशन के ऊपर भी। यहाँ से प्रोटॉन निकालना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ से प्रोटॉन निकालना आसान है। इस वजह से अब यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से जो अल्कीन बनेगा इस प्रोटॉन के जाने से, वो आपके पास ये वाला जो अल्कीन यहाँ से बनेगा वो माइनर बनेगा। दिस शुड बी माइनर, ये आपके पास माइनर बनेगा, क्योंकि ये बल्कियर बेस है, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला माइनर होगा। ये आप इसको करेक्ट कर लें, दिस इज एक्चुअली माइनर। और ये आपके पास मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, इस तरफ ये अटैक ज़्यादा आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी थोड़ा सा इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट कम होता है, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है, तो दिस शुड बी माइनर एंड दिस शुड बी मेजर। Okay, next is dehydration of alcohols. The reaction which involved removal of water is called dehydration. ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर का रिमूवल हो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन भी बीटा एलिमिनेशन की एक एग्जांपल है। एक्चुअली एल्कीन मोस्टली जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इसमें आमतौर पर क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव होता है, यानी 1-2 पोजीशन से, एक पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा और एक पोजीशन से OH जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपके पास यहाँ से OH जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, तो ओवरऑल आपका ये एल्कीन बन गया। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के बहुत से मेथड हैं। एक तो ये है कि हम एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब कौन कौन से एसिड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप यूज करें तो साथ हम हीट देते हैं, ये फास्फोरिक एसिड को यूज करें, हीट देते हैं। ओवरऑल ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स,
एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज हाई टेम्परेचर। तो ये आपके पास कौन सा मेथड होगा? इंडस्ट्रियल मेथड। तो दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, कि ये कंडीशंस होंगी तो ये अल्कीन आपके पास बनेगा। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास जो डिहाइड्रेशन होगी तो उसमें अल्काइल हैलाइड की नेचर पे डिपेंड करेगा, टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्काइल हैलाइड आप यूज़ कर रहे हैं, टर्शियरी यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं या प्राइमरी, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के लिए डिफरेंट होती है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। यानी सबसे आसान डिहाइड्रेशन टर्शियरी में होगी क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसमें एक्चुअली कार्बोनियम आयन बनता है, तो आप जानते हैं टर्शियरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। Temperature and concentration of acid depends on nature of alcohol, whether it is primary, secondary or tertiary। अब जाहिर है जब आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो अब आपके अल्कोहल पे डिपेंड करेगा कि आप रिएक्टिव अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, मोर रिएक्टिव यूज़ कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आपने टेम्परेचर और कंसनट्रेशन जो है वो रखनी होती है। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल आपको सबसे पहले दी गई है। प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दरकार होता है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो 180 डिग्री पे टेम्परेचर करेंगे, इथीन बनेगा और साथ वाटर बनेगा। इसी तरीके से आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट 98% होता है, तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे और टेम्परेचर भी डिक्रीज होके 100 डिग्री, बिकॉज सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो आपके पास अल्कीन बनेगा साथ वाटर, डिहाइड्रेशन आप कर रहे हैं। इसी तरह 20% सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्योंकि टर्शियरी मोस्ट रिएक्टिव होगा यहाँ पे, और टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे जस्ट 85 डिग्री दरकार होता है। Alkene produced from secondary and particularly from tertiary alcohol tend to polymerize under the influence of concentrated acid। कि अगर आपके पास टर्शियरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे जो अल्कीन बनेंगे उनकी आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सिंपल अल्कीन नहीं मिलेगा, बल्कि उस अल्कीन की पॉलीमराइजेशन होगी और वो अल्कीन आपको पॉलीमेरिक फॉर्म में मिल जाएगा। जिस तरह अल्कीन के एक पॉलीमर आपके पास होता है इथीन, एक पॉलीमर होता है पॉलीइथीन, तो इस तरह आपके पास अगर कोई टर्शियरी या सेकेंडरी अल्कोहल से अल्कीन बनता है तो उसकी भी पॉलीमराइजेशन हो सकती है। कब पॉलीमराइजेशन होगी? जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको कंसनट्रेटेड की ज़रूरत नहीं है, आप 60% यूज कर रहे हैं, 20% यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास एडवांटेज है कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के चांस नहीं होंगे। ओके, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कैसे होती है? सबसे पहले आपके पास ये हमने अल्कोहल लिया, इसमें जो OH ग्रुप है इसकी प्रोटोनेशन आपने करनी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे, बाइसल्फेट आयन निकल जाएगा एक, यानी H पॉजिटिव इधर से यूज़ होगा तो इसकी प्रोटोनेशन होगी। एक्चुअली डिहाइड्रेशन में आपने OH को निकालना होता है, तो यू नो दैट OH इज बैड लीविंग ग्रुप। अब हेलोजन आप डायरेक्ट निकाल रहे थे क्योंकि हेलोजन इज गुड लीविंग ग्रुप, तो ये बैड लीविंग ग्रुप है, तो इसकी हमेशा आप प्रोटोनेशन करेंगे तब ये रिमूव होगा। जब आप प्रोटोनेशन करेंगे तो ये गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है, तो उसकी आपने प्रोटोनेशन की, अब ये OH2 पॉजिटिव हो गया, अब ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया। अब ये रिमूव होगा तो कार्बन के ऊपर यानी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो फिर आपने दूसरी पोजीशन से हाइड्रोजन को बेस के थ्रू निकालना है, यानी बाइसल्फेट आयन आप एज ए बेस काम करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास एक अल्कीन बन जाएगा, प्रोपीन है ये, और ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा यहाँ से। यानी सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम करता है इस रिएक्शन में। The relative rate of dehydration of various alcohol depend on the stability of carbonium ion। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि डिहाइड्रेशन, चूँकि हम कहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, वो क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उनके कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो इस तरह जो है रिलेटिव रेट ऑफ यानी जो स्पीड ऑफ डिहाइड्रेशन होगी वो डिपेंड करती है कि आपका अल्कोहल कौन सा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। रीअरेंजमेंट इन कार्बोनियम आयन इज एविडेंस।
Rearrangement in carbonium is evidence of above mechanism of dehydration of alcohols. Our carbonium rearrangement supports the above mechanism. It proves the formation of carbonium. अब आपके पास एक और रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है कि जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, कुछ अल्कोहल ऐसे होते हैं कि जिनमें अनस्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, यानी लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू वो मोर स्टेबल बन सकता है। तो उसमें जो है जब रीअरेंजमेंट होती है तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी जो होगा वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज होके बनेगा। जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट वो नहीं बनेगा बल्कि कोई और बनेगा। अब रीअरेंजमेंट जब हो जाती है तो वो ये प्रूव करती है कि आपके ये वाला मैकेनिज्म ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट ज़ाहिर है कार्बोनियम आयन में हो रही है, तो कार्बोनियम आयन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रीअरेंजमेंट ये प्रूव कर रही है कि रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बन रहा है। अगर कार्बोनियम आयन बन रहा है तो ये आपका ये वाला जो मैकेनिज्म है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल आपको दी गई है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें ये OH इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, ये निकल जाएगा वाटरी फॉर्म में, आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। अब आप जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन टर्शियरी से लेस स्टेबल होता है, तो इधर से फिर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। ज़्यादातर जो रीअरेंजमेंट होती है वो 1-2 होती है। तो अब यहाँ से एक मिथाइल इस तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास इस पोजीशन मिथाइल इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, यानी CH3 नेगेटिव की फॉर्म में इधर शिफ्ट होगा, तो इधर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास टर्शियरी कार्बोनियम आयन है, ये मोर स्टेबल है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे देखें आप कि अब आपके पास जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपकी इस पोजीशन से प्रोटॉन जाएगा और एक आपकी इस पोजीशन से प्रोटॉन जाएगा, ठीक राइट। तो इस पोजीशन से जो प्रोटॉन आपके पास जाएगा यहाँ से, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो ये वाला होगा, दिस प्रोडक्ट। यानी जब ये वाला प्रोटॉन जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, और जब ये प्रोटॉन जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है इसलिए वो ज़्यादा बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेस स्टेबल होती है इसलिए वो कम बनेगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह की एल्कीन बनेगी। अब ये कब बनती हैं? जब आपके पास इसमें रीअरेंजमेंट होगी। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, लेट्स से अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, तो अब यहाँ डायरेक्ट इससे एल्कीन बनेगी। इधर तो आपका कोई प्रोटॉन नहीं है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये मिथाइल है, जस्ट आपके यहाँ पे प्रोटॉन है, तो आपकी यही एल्कीन यहाँ पे बनेगी, सिर्फ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके यानी इनसे ये आपके पास जो दोनों प्रोडक्ट हैं इनसे ये प्रोडक्ट डिफरेंट होगा जो विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा आपके पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या होता है? इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बीइंग मोस्ट स्टेबल डोमिनेट्स। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है वो हमारे पास जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो आमतौर पर ज़्यादा बनती है। वो क्यों ज़्यादा बनती है? क्योंकि वो स्टेबल होती है। तो ये रूल कह रहा है कि जो एल्कीन स्टेबल होगी वो ज़्यादा बनेगी। तो ये कह रहा है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड चूँकि स्टेबल होती है इसलिए वो ज़्यादा बनती है। इसको ओवरऑल हम सेडजेफ रूल कहते हैं। In general, the most highly substituted alkene is formed through the most stable carbonium ion. तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उससे फिर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने के चांस होते हैं। तो जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा डेफिनेटली जितना आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, जितना आपका कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है उतना उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो जो स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उससे ज़्यादा एल्कीन बनेगा, जो लेस स्टेबल होगा उससे कम एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके पास ये अल्कोहल है, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएं, हीट करें, तो इसमें डिहाइड्रेशन होगी, आपके पास दो तरह की एल्कीन बनेगी, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब हम इस रूल के मुताबिक जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मोर स्टेबल है, तो इसलिए वो ज़्यादा बननी चाहिए, तो ये मेजर होगी। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो आमतौर पर लेस स्टेबल होती है, तो इसलिए वो कम बनेगी, तो हम उसे कहेंगे माइनर। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अल्कोहल आपको दिया हुआ है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो इसकी हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन कर रहे हैं, प्रोटोनेशन से आपके पास जो है ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। अब इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है। याद रखिएगा कि रीअरेंजमेंट सिर्फ अल्काइल की शिफ्टिंग से नहीं होती बल्कि हाइड्राइड भी शिफ्ट होता है। तो इसमें हाइड्राइड इधर से शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन जाएगा, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी।
उसके बाद इससे आप यहाँ से प्रोटॉन निकाल लें तो आपके पास ब्यूट 1 बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसकी दो जगहों से प्रोटॉन जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। इसको अगर आप देखते तो इसकी एक ही जगह से जाना था, यहाँ से, लेकिन इसमें दो जगहों से, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो आपके पास ये 1 ब्यूटीन ये वाला बनेगा। अब ये वाला जो 1 ब्यूटीन आपके पास है ये डायरेक्ट इससे भी बन सकता है। ठीक है, इससे डायरेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली उसके फिर यहाँ से जो है वो आपके पास ये कम बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन, तो अभी आप रूल देख सकते हैं कि जो आपके पास लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उसका प्रोडक्ट कम होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो इससे फिर प्रोटॉन जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इससे बनने वाला अल्कीन भी स्टेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। एक्चुअली यहाँ पे फिर दोनों बनेंगे आपके पास, यानी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है फिर वो सिस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है और ट्रांस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, क्योंकि ट्रांस में स्टेरिक इफेक्ट कम होता है, सिस में ज़्यादा होता है। ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, इसमें ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये माइनर होता है, ये मेजर होता है, लेकिन ओवरऑल इनकी कंबाइंड परसेंटेज अगर आप देखें तो ये ज़्यादा बनेंगे आपके पास कंबाइंड तौर पर अगर आप देखें एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये माइनर मेजर इनका आपस में कंपैरिजन करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, थर्ड मेथड इज डीहैलोजिनेशन ऑफ वेस्ट डाइलाइड्स। वेस्ट डाइलाइड को हम वेसिनल डाइलाइड भी कहते हैं। वेसिनल पोजीशन कौन सी होती है? 1-2 पोजीशन। जब आपके पास दो सेम ग्रुप 1-2 पोजीशन पे होंगे तो उसको हम आमतौर पर वेसिनल पोजीशन कहते हैं। अगर वो एक ही पोजीशन पे होंगे तो उसे हम जेमिनल कहते हैं। ठीक है, तो यानी 1-2 पोजीशन को हम वेसिनल पोजीशन कहते हैं और सेम पोजीशन को जेमिनल कहते हैं। लेट्स से आपके पास हेलोजन है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है तो उसको हम जेमिनल डाइलाइड कहेंगे। और अगर एक कार्बन पे एक हेलोजन है और एक उसके साथ वाले कार्बन पे यानी एडजेसेंट पे है तो उसको हम वेसिनल डाइलाइड कहेंगे, जेमिनल नहीं कहेंगे, या 1-2 डाइलाइड हम कहेंगे। तो डी हेलोजनेशन कौन सा रिएक्शन होता है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हेलोजन इज नोन एज डी हेलोजनेशन। तो इसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें दोनों पोजीशन से हेलोजन रिमूव होता है। ओके, मोस्टली डाइब्रोमाइड और डाइक्लोराइड इज यूज फॉर दिस पर्पज। यानी इस रिएक्शन के लिए तमाम डाइलाइड आप यूज नहीं करेंगे, डाइब्रोमाइड या डाइक्लोराइड मोस्ट कॉमन है, उनको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। Reaction is carried out by treating the West dihalide with zinc dust in the presence of anhydrous solvent such as methanol or acetic acid। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि रिएक्शन में वाटर यूज ना हो, यानी सॉल्वेंट आपको वाटर फ्री होना चाहिए। मीथानॉल या एसिटिक एसिड आप यूज करेंगे लेकिन उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। जिंक डस्ट की मौजूदगी में आप रिएक्शन करेंगे और इसमें जो है वो जिंक डस्ट का क्या रोल होगा यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ओवरऑल जनरल रिएक्शन कि जिंक जो होता है वो हेलोजन को ले लेता है तो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। और इस तरह जो है ओवरऑल आपके पास जो है वो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड यानी ये एल्कीन बन जाएगा। इसी तरीके से डीहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये मेटल है, इसके सरफेस के ऊपर डीहेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है जिंक जो है वो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, आयनाइज होगा, यानी तो एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके बाद जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से इधर से ब्रोमीन और कार्बन का मोलेटिक क्लीवेज होगी तो ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, कार्बन भी रेडिकल। तो ब्रोमीन को आपने जो है वो फिर नेगेटिव करना है, अगर वो रेडिकल ही होगा तो वो रिवर्स होकर वापस बॉन्ड बना देगा। तो उसको नेगेटिव बना देना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है वो ये रेडिकल बन जाएगा। अब इस रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो दे दें, ये कार्बन आयन बन जाएगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका अपना ये वाला था, एक इसने ये ले लिया, तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे लिए हुए इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ओवरऑल, यानी ये पेयर है इसके पास। तो ये पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये ब्रोमाइड निकल जाएगा, आपके पास इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक ब्रोमीन आपके पास पहले निकल रहा है, एक ब्रोमीन बाद में निकल रहा है, तो ये दोनों ब्रोमीन जब जिंक के साथ मिलेंगे तो आपके पास जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। रोल ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड इन डीहेलोजिनेशन ऑफ वेस्ट डाई ब्रोमाइड।
कि आपके पास जो वेस्ट डाइब्रोमाइड्स होते हैं उनमें हम देखते हैं जी NaI का क्या रोल होता है। सोडियम आयोडाइड जो एक आयनिक साल्ट है, इसमें जो आयोडाइड होता है ये आमतौर पर ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर लेता है। तो इस तरह एंटर हेलोजन कंपाउंड यानी IBr बन जाएगा। इस तरह जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है, चूंकि ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में ले रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा ब्रोमाइड आपका निकल जाएगा। तो ये ब्रोमाइड सोडियम के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। इस तरह जो IBr है वो NaI के दूसरे मालिक्यूल के साथ मिलके I2 बनाएगा। ये I नेगेटिव है, ये I पॉजिटिव है, बिकॉज हेयर आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस तरह ये पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव के साथ मिलकर I2 बनाएगा और सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड। उसके बाद डीहेलोजिनेशन ऑफ वेस्ट डाइलाइड हैज लिटिल प्रिपरेटिव वैल्यू बिकॉज वेस्ट डाइलाइड्स themselves are usually prepared from alkene by addition of halogen। आपने याद रखना है कि ये वाला जो मेथड है इसकी इतनी ज़्यादा यानी सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आमतौर पर जो वेस्ट डाइलाइड होते हैं उनको हम अल्कीन से ही बनाते हैं। तो अब आप अल्कीन उनके यानी सोर्सेज होते हैं, अल्कीन उनके प्रिकर्सर होते हैं, अल्कीन उनके स्टार्टिंग मटीरियल होते हैं। तो अगर उनसे दोबारा आप अल्कीन बनाएंगे तो कोई आपको खास एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है, यानी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके लिए ये रिएक्शन यूज होता है। उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन। उसके अंदर ये वाला रिएक्शन रोल प्ले करता है। अब वो क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है। आपके पास ये एक जो है वो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, यानी एक एल्डिहाइड है जिसमें एक आपके पास जो है वो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हमने क्या करना है कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी ये टारगेट है, ये हमें चाहिए। तो अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे और उसके लिए ये वाला मीडियम यूज़ करेंगे, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसकी करेंगे, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको फिर ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टारगेट ये है और आपको मिल ये रहा है। तो आपने कोई ऐसा तरीका करना है कि ये वाला बॉन्ड आपका बच जाए, यानी इस पर रिएक्शन ना हो। तो इसके फिर दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप कोई ऐसा रिएजेंट यूज़ करें जो एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करे लेकिन डबल बॉन्ड को ना करे, यानी कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट हम उसे कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर लें और प्रोटेक्शन में फिर डबल बॉन्ड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा और आप जो है वो इसको रिड्यूस करके उसके बाद फर्दर डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शन की टेक्निक कैसे होगी अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि डाइब्रोमाइड एल्कीन की ब्रोमिनेशन से बनता है। तो ब्रोमिनेशन करेंगे CCl4 की मौजूदगी में, तो डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और अब डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने हाइड्रोजनेशन कर लेनी है ताकि ये रिड्यूस हो जाए। इसकी रिडक्शन होगी, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। उसके बाद आपने डी प्रोटेक्शन करनी होती है। FGP मीन फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन, FGDP मीन फंक्शनल ग्रुप डी प्रोटेक्शन। तो अब आपने इन ग्रुप को निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे आप, वही रिएक्शन है जो पूरा अभी हम पढ़ चुके हैं, डी हेलोजिनेशन। तो जिंक के साथ इसको मिलाएं, जिंक ब्रोमाइड निकलेगा, डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा। सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए जो आसानी से रिमूव हो जाए। ये ना हो कि आप उसको इंट्रोड्यूस कर लें और वो रिमूव ही ना हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हाइड्रोजन इधर ऐड तो हो जाता है लेकिन अब वो रिमूव नहीं हो सकता। क्योंकि वो रिमूव नहीं हो सकते इसलिए आपको फिर ये प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा। तो फंक्शनल प्रोटेक्शन के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड इज पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। पायरोलाइटिक एलिमिनेशन एक्चुअली एलिमिनेशन की एक टाइप है जिसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन आमतौर पर हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करते हैं। और इसमें जो है वो पायरोलिसिस वर्ड पायरो वर्ड फायर के लिए यूज़ होता है कि जब आप हीट दें कि किसी चीज़ को ब्रेक करें या कोई रिएक्शन आप प्रोसीड करें तो उसके लिए पायरो वर्ड यूज़ होता है। सम कंपाउंड्स अंडरगो एलिमिनेशन बाय नॉन पोलर मैकेनिज्म थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ये वाला जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो हीट के थ्रू होगा ये नॉन पोलर मैकेनिज्म शो करता है। पिछले रिएक्शन हमने पोलर मैकेनिज्म, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन रहे थे, यहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग सेम स्टेप पे होगी और सेम टाइम पे होगी। Such type of elimination reaction which take place by heating the compound at a high temperature is called pyrolytic elimination।
यानी यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो है हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, ओवरऑल हम इसे पायरोलिटिक एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन प्रोसीडिंग बाय पोलर मैकेनिज्म आर जनरली ट्रांस बट द पायरोलिटिक एलिमिनेशन आर सेस। आपने इससे पहले जो पोलर मैकेनिज्म वाली एलिमिनेशन पढ़ी थी वो मोस्टली कहता है कि वो ट्रांस होती है, ठीक है। ट्रांस का क्या मतलब है कि आपके पास जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड से जाते हैं, और यहाँ पे जो है ये वाली एलिमिनेशन सेस होती है, यानी सेम साइड से ग्रुप रिमूव होंगे। तो सेम साइड से क्यों रिमूव होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होता है, तो आपके पास एक ही साइड से आपके पास जो मॉलिक्यूल में सेम साइड से फिर ग्रुप रिमूव होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आपकी उसी सूरत में पॉसिबल होती है। अदरवाइज वो अपोजिट साइड से जाएंगे तो उस तरह कोई आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांस नहीं होते। Both the proton and leaving group are removed from the same side of the molecule. Main advantage: नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन टेक प्लेस। इससे पहले हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था एलिमिनेशन में कि कुछ कार्बोनियम आयन बनते हैं और फिर उनके में रीअरेंजमेंट हो जाती है। इसमें तो कोई पोलर इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते। तो दिस इज मेन एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन। If two or more type of beta hydrogen are present, then mixture of alkene will be obtained. This is obtained, OBTAINED। स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ पे एक वही बात है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन है तो फिर आपको मिक्सचर ऑफ अल्कीन मिलेगा। यहाँ पे भी द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जनरली डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल रेशियो ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एटम। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन एटम किस तरफ ज़्यादा हैं। जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ उस साइड का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जहाँ पे कम होंगे वो कम बनेगा। स्टैटिस्टिकल रेशियो के ऊपर आमतौर पर मिक्सचर डिपेंड करता है, ये उसकी परसेंटेज डिपेंड करती है। ओके, तो इसकी एलिमिनेशन, पायरोलिटिक एलिमिनेशन की सबसे पहली एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक एस्टर दिया हुआ है, दिस इज एस्टर, ये एस्टर फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे इसको 400 डिग्री पे हम हीट करते हैं, ठीक है। पायरोलिसिस में, पायरोलिटिक एलिमिनेशन में आपने एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पे करना है। तो इसमें होता क्या है कि आपका ये वाला पार्ट जो है ना ये एसिड बना देगा, और आपका ये दूसरा जो पार्ट है ये अल्कीन बनाएगा। अब आपके पास यहाँ पे फिर दो तरह के अल्कीन बनेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाले और लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड आपके पास जो है वो एक ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा और एक सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। ट्रांस की परसेंटेज 28 है, सिस की 15 है। ओवरऑल अगर आप इनको कंबाइन करें तो आपके पास जो है यहाँ पे इनकी परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 43%। तो 43% यानी ये कम परसेंटेज है, और यहाँ पे ये 57% है। इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे टर्मिनल अल्कीन ज़्यादा बनेंगे। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रीज़न, कि इसमें स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आमतौर पर जो है वो टर्मिनल अल्कीन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि आपकी फिर उस तरह जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा फेवरेबल तरीके से बनती है जिनसे टर्मिनल अल्कीन बनते हैं। तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन का ये एक आप सबसे पहले एस्पेक्ट आपने नोट करना है कि इसमें फिर टर्मिनल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो माइनर प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं। मैकेनिज्म देखें जी। मैकेनिज्म में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने पहले इसको ऐसे ड्रा करना है ताकि आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकें, ठीक है। तो आपने इसको जिस तरह स्पेस में मैंने ये ग्रुप शो किए हैं इसी तरह आपने इनको ड्रा करना होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल का ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर इसी तरह ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये जो बन रहा है उसको अपने डार्ट से शो करना है। अब ये बॉन्ड बन रहा है इसको अपने डार्ट से शो किया, ये ब्रेक हो रहा है इसको डार्ट से, इधर एक नया बॉन्ड बन रहा है डार्ट से, एक तो दूसरा बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं हो रहा तो उसी तरह आपने शो करना है उसको सॉलिड लाइन से। ये डॉटेड से ये ब्रेक हो रहा है, ये नया बन रहा है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इस रिएक्शन में चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एट द सेम टाइम होती है तो उसको हम जस्ट ट्रांजिशन स्टेट से शो करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी इंटरमीडिएट होता है, रियल नहीं होता है। यानी ओवरऑल हम कहते हैं रिएक्शन एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम पे होती है। तो आपके पास एक एसिड बनेगा और साथ अल्कीन बनेगा, इस साइड से आपका अल्कीन बन जाएगा और इस साइड से एसिड। अब एसिड में क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप आपका चेंज हो गया, अब इधर कार्बोनिल बनेगा, इधर OH बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में।
उसके बाद जो है वो ये तो आपके पास जो है वो टर्मिनल एल्कीन बनेगी, ये उसका मैकेनिज्म है कि टर्मिनल एल्कीन कैसे बनेगी। अब आपके पास जब दूसरी एल्कीन आपने बनानी है तो उसके लिए आपका ये वाला ग्रुप आपने फिर इस साइड से लेना है, यानी ये जो इथाइल ग्रुप है आपने इसको इस तरफ ले लेना है। तो अब यहाँ पे देखें फिर स्टेरिक इफेक्ट के चांस बन जाते हैं कि ये ग्रुप आप इस तरफ लेंगे तो डेफिनेटली जो है वो फिर आपकी यानी ये ग्रुप जो है वो ओवरऑल स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, इस तरफ अगर होगा तो वो कम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसमें क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, ये इधर शिफ्ट हो गई, उसी तरह ट्रांजिशन स्टेट आपके पास, और आपके पास एसिड बन जाएगा, और दूसरा आपके पास एक सिस अल्कीन और एक ट्रांस बनेगी। दोनों अल्कीन यहाँ पे बन सकती है, चूँकि ज़ाहिर 2 ब्यूटीन जो होती है वो सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी, लेकिन उनको ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो उनकी परसेंटेज जो है वो 2 ब्यूटीन के मुकाबले में, यानी जो आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है उसके मुकाबले में उनकी परसेंटेज कम होगी ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये आपने याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट इज चुगेव रिएक्शन। चुगेव रिएक्शन भी इसको हम चुगेव एलिमिनेशन भी कहते हैं, तो ये भी एलिमिनेशन की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट एस्टर्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, यानी इसमें जिंथेट एस्टर की हम पायरोलिसिस करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और टेम्परेचर एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिएक्शन टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर से या ओवरऑल जो दूसरे रिएक्शन में आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आपके पास अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो सकता है। दिस रिएक्शन इज़ वाइडली यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए। तो इसमें आप अल्कोहल ले लें, पहले अल्कोहल को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में सोडियम जिंथेट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सोडियम जिंथेट आपके पास बनेगा, उसके बाद जो है वो इसको आपने क्या करना है कि मिथाइल आयोडाइड के साथ या हाइड्रोमीथेन के साथ ट्रीट करना है, तो सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, इस इस सल्फर की मिथाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, एस मिथाइलेशन होगी, यानी तो जिंथेट एस्टर बन जाएगा। दिस इज नाउ एस्टर, लेकिन ये वो वाला एस्टर नहीं है जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसको हम सिंपल एस्टर कहते हैं। इधर भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं उसमें, और यहाँ पे आपके पास जो है वो मतलब उसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है, तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह आपने क्या यूज़ किया है, सल्फर यूज़ किया है, इस वजह से हम इसे जिंथेट एस्टर कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है जी, कन्वर्जन ऑफ जिंथेट एस्टर इनटू अल्कीन। अब आपने जिंथेट एस्टर को जो है वो अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैकेनिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी एज यूजुअल जो वहाँ पे आप जिस तरह कार्बोनिल शो कर रहे थे, इस तरह आपके पास ये डबल बॉन्ड सल्फर है, तो इसी तरीके से अब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी आप अगर देखें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लिहाज से, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोजन आपका जाएगा, क्योंकि इससे ओवरऑल 2 ग्रुप जाएंगे, बीटा एलिमिनेशन होगी, अब ये ग्रुप आपका जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा, तो एक पोजीशन से हाइड्रोजन चला गया, एक पोजीशन से ये ग्रुप चला गया, तो आपके पास यहाँ पे फिर अल्कीन बन जाएगा ये वाला, जिस CH2 ग्रुप, यहाँ पे ये अल्कीन है, और ये आपके पास S मिथाइल S हाइड्रोजन कार्बन डाइथायोनेट, तो थायोएड सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S मिथाइल का क्या मतलब है, यानी सल्फर के ऊपर मिथाइल मौजूद है, जिस तरह हम कहते हैं ना N मिथाइल, तो इस तरह सल्फर पे मिथाइल हो उसे S मिथाइल कहते हैं, इसी तरह सल्फर पे हाइड्रोजन है तो S हाइड्रोजन। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपकी उसी तरह बनेगी, जो बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, उसको आपने डॉट से शो करना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये वाला जो आपका बाई प्रोडक्ट है, ये फर्दर जो है वो डिकम्पोज हो सकता है, तो इससे फिर आपके पास मीथेन थायोल बनता है, यानी थायोअल्कोहल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ आपके पास बनेगा कार्बोनिल सल्फाइड, ठीक है, जिसको थायो ऑक्सो मीथेनॉन भी कहते हैं आमतौर पर, और इसको COS से जाहिर करते हैं, कार्बोनिल सल्फाइड को COS से जाहिर करते हैं। ओके, फिफ्थ मेथड इज हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, यानी अल्कीन को जो है वो हम थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे हम जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट को हीट करेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो उनसे हमारे पास अल्कीन बन जाते हैं। थर्मल इज यूज्ड फॉर हीटिंग, थर्म मीन हीट।
रिएक्शन प्रोसीड थ्रू E2 मैकेनिज्म। E2 में क्या होता है कि सेम स्टेप में एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम पे होती है, यानी सेम टाइम पे दोनों ग्रुप जो है वो कंपाउंड से रिमूव हो जाते हैं और आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ रिएक्टेंट क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अटैकिंग बेस। अब आपके पास ये एक ही मॉलिक्यूल है, यानी आप ये समझ लें कि ये एक ही आपका ओवरऑल जस्ट एक मॉलिक्यूल का ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये आयनिक एसोसिएशन इसकी होती है, ये क्वाटरनरी अमोनियम पार्ट है आपके पास और ये आपका उसका हाइड्रोक्साइड है, जिस तरह हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसी तरह ये भी है। इसमें जस्ट ये कि हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये एक ही कंपाउंड का फार्मूला है। तो अब इसमें आप देखें OH इसके अंदर मौजूद है, तो यही OH जो है ये टैकिंग बेस के तौर पर काम करेगा। कब काम करेगा? जब आप इसको हीट देंगे 100 डिग्रीज पे आप ऑलमोस्ट इसे हीट करेंगे, तो OH O नेगेटिव इधर से प्रोटॉन निकालेगा, तो यहाँ से यानी क्या निकलेगा? वाटर। इसी तरीके से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास एल्कीन बनेगा और साथ एमाइन बन जाएगा। ये फिर आपका चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन जाते हैं, तो कोई चार्ज नहीं है। Bond formation, bond breaking take place at the same time. Reaction proceed through transition state. आप देख सकते हैं ये बॉन्ड बन रहा है, इसको डॉट से शो कर रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको डॉट से, ये नया बॉन्ड इधर बन रहा है डॉट से, ये ब्रेक हो रहा है डॉट से, आप शो करेंगे तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ओके, if beta hydrogen is present in more than one position, then मिक्सचर ऑफ अल्कीन विल बी ऑब्टेन। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा किस्म की बीटा हाइड्रोजन है तो मिक्सचर ऑफ अल्कीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे फिर आपको पता होना चाहिए कि जब आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन आप कर रहे हैं, आप पायरोलाइटिक टाइप एलिमिनेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो डोमिनेंट होगी और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपकी कम होगी। Unlike the elimination with alkyl halide, the Hofmann elimination yields predominantly the least substituted alkene due to steric reason। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात है कि स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो ज़्यादा बनती है और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे कम बनेगी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो तो ऑलवेज आपकी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कम है। लेकिन आपकी रिएक्शन की केमिस्ट्री यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाने में रिएक्शन को मजबूर कर रही है। Therefore, this reaction follows Hofmann rule। Hofmann rule क्या होता है? In the Hofmann rule, Hofmann reaction, the least substituted alkenes are formed predominantly। कहता है कि जो Hofmann reaction होता है, Hofmann ने अपना ही एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। हाफमैन रिएक्शन जो है, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ये कहता है कि लीस्ट जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनने के चांसेस होंगे तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा बनता है, यानी वो डोमिनेंट होता है, वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया हुआ है, ये मिथाइल है, मिथाइल ये, और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आपके पास जो है वो इधर बीटा हाइड्रोजन, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये अल्फा पोजीशन आगे बीटा नहीं है इसमें, तो इधर अल्कीन नहीं बन सकते, इससे भी नहीं बन सकते, इससे भी, इससे भी, इससे अल्कीन बन सकता है। ठीक है, इस ग्रुप से। तो अब ये देखें, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, इधर से भी हाइड्रोजन जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, यहाँ से। ठीक है, दोनों जगहों से आपका हाइड्रोजन जा सकता है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला। ठीक है, फिर इसमें ये सेस भी बन सकता है और ट्रांस भी, और यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि स्टेरिक इफेक्ट की वजह से अगर देखा जाए तो कहता है कि ये वाला जो आपका बॉन्ड रिमूवल है ये इजी है यहाँ से एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसका रिमूव होना मुश्किल है, इस प्रोटॉन का जाना रिमूवल है। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन ईजी है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, इसलिए आपको ओवरऑल ये प्रोडक्ट कम होगा। इसकी परसेंटेज है 5% टोटल इन दोनों को मिला के, और ये आपका एक ये कहला एल्कीन जो है वो 95% बन रहा है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इसमें ज़्यादा बन रहा है, और ये रिएक्शन हाफमैन रूल को प्रूव कर रहा है, प्रूव कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट और वाटर का रिमूवल ओवरऑल रिएक्शन, पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ाहिर है OH को आप यूज़ करेंगे तो वाटर रिमूवल, और आप हीट भी रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जो है पायरोलाइटिक एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन है। Okay, next method is Wittig reaction।
Okay, there is mistake. This is actually method number 5. This was method number 4, and this is 5, and this should be 6. This is method number 6. यहाँ पे correction कर लें. This is not 5. This is 6. Weightage reaction. A very useful method for synthesis of alkenes. Weightage reaction जो है वो बहुत important reaction है organic chemistry में, और ये अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए frequently यूज होता है. वेराइटी ऑफ अल्कीन इस रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं. इसको हम नेम रिएक्शन कहते हैं. तो नेम रिएक्शन में इस रिएक्शन की बहुत अहमियत है, क्योंकि बहुत से अल्कीन बनाने के लिए ये यूज़ होता है, और बहुत से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के अंदर भी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं. रिएक्शन, अब ये होता क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद फास्फोरस लाइट, दैट इज ए न्यूट्रल रेजोनेंस hybrid having, यहाँ पे स्पेस दे दें, hybrid having one contributor, and that is contributor or resonance form with negative carbon adjacent to a positive heteroatom to form alkene. अब this is actually reaction of aldehyde and ketone with phosphorus light. ये aldehyde और ketone का रिएक्शन होता है किसके साथ? फास्फोरस लाइट के साथ. अब फास्फोरस लाइट क्या होता है? फास्फोरस लाइट एक ऐसा जो है वो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है जिसको आमतौर पर अल्काइल हैलाइड और ट्राइफिनाइल फास्फीन से हम बनाते हैं, जिसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो है फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. ये दायरे ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा तो ये आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा. तो उसके बाद जो है वो हेटेरोएटम आपके पास सल्फर वगैरह भी हो सकते हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है फास्फोरस, लेकिन मोस्टली इस रिएक्शन में हम फास्फोरस यूज़ करते हैं. फास्फोरस लाइट इज आल्सो नोन एज वेटेज रिएजेंट, यानी ये जो फास्फोरस लाइट है ये वाला है, इसको अब लें, ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये एक ही चीज़ है, तो इनको जो है वो वेटेज रिएजेंट भी कहते हैं. अब ये रिएक्शन होगा कैसे? ओवरऑल रिएक्शन देखें आप. सबसे पहले ट्राइफिनाइल फास्फीन को हम अल्काइल हैलाइड के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास फास्फोरस लाइट बन जाता है. ठीक है, किसकी मौजूदगी में? C4H9Li की मौजूदगी में. तो मैकेनिज्म में देखेंगे ये कैसे बनता है. उसके बाद फिर हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन उसको मिलाते हैं. यहाँ पे हम एसीटोन को ले रहे हैं, यानी ये कीटोन है, तो फास्फोरस लाइट के साथ. अब ये वाला आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्कीन और ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड. तो ट्राइफिनाइल फास्फीन को इस तरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. अब ये अल्कीन आपका कैसे बनेगा? ये बहुत आसान सी बात है. आप अगर आपके पास एक अल्कीन है और आप ये उसको गेस करना चाहते हैं कि ये कौन से रिएक्टेंट से बना है, यानी कौन से लाइट से और कौन से कार्बोनिल से बना है, तो आप इधर से इसे डिवाइड करें. यहाँ से आप इसे डिवाइड करें, यहाँ से आप इसे डायसेक्ट करें, तो आपने फिर इस पार्ट के ऊपर, किसी एक पार्ट के ऊपर, ये इस पार्ट पे ये इस पे कार्बोनिल लगा देना है. तो यहाँ पे हम लेट से इस पे लगा देते हैं तो ये बन जाएगा. इसी तरह इस पार्ट पे आप जो है वो यहाँ पे ये दूसरा जो आपका पार्ट है उस पर आप PPH3 लगा दें. ठीक है, या दूसरा पार्ट आपका जो है उसके ऊपर आप हेलोजन लगा दें और सादा हाइड्रोजन लगा दें, क्योंकि आप इसके ऊपर जो है वो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है. तो ओवरऑल आपका जो अल्काइल हैलाइड यूज होता है उस पर इधर CH2 होता है, तो वो एक हाइड्रोजन आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा वो रिमूव हो जाता है. यानी आप ये समझ लें कि ये वाला पार्ट आपका कार्बोनिल से आया और ये पार्ट आपका अल्काइल हैलाइड से आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आपका लाइट ज़ाहिर है किससे बनना है? अल्काइल हैलाइड से ही बनना है. ठीक है, इसीलिए आपका तो शॉर्टकट अगर आप देखें तो आप देखें आपका ये वाला पार्ट, ये वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला. ठीक है, दिस वन. तो आप क्या करेंगे? आप अगर रिएक्टेंट इसका बनाना चाहते हैं तो आप डबल बॉन्ड PPH3 लेते हैं, उस तरह भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप अल्काइल हैलाइड लिखते हैं. तो आपका अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन में मुश्तमिल होगा? 1 और 2. ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे आपका कार्बोनिल से ये पार्ट आएगा, तो इसमें ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे गायब किया हुआ है. ज़ाहिर है जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन ये कर रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, वो इधर आ जाता है. तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये वाला जो आपका रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसी तरह आपको रिएक्टेंट अगर दिए गए हैं तो फिर तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हैं. ओके, इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ये रिएक्शन देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है, यानी इसका मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे कुछ मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब हमें नज़र आता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन बहुत ईजी होता है. उसकी वजह क्या होती है कि इसके तमाम स्टेप जो है वो सेम रिएक्शन फ्लास्क में परफॉर्म किए जाते हैं. हमें ये नहीं होता कि एक इंटरमीडिएट हमने बनाया, फिर उसको आइसोलेट किया, फिर उसको दूसरे स्टेप में डाला, फिर
एक और अपरेटिस यूज किया, एक और फ्लास्क यूज किया, इस तरह नहीं होता है। एक ही फ्लास्क में आप तमाम रिएक्शन के स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये रिएक्शन बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी का जो भी लेट्स से अल्कीन है तो उसी तरह का आप अल्काइल हैलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे। और इसमें फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आमतौर पर फिक्स होती है, उसमें कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता कि अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जिस तरह पिछले रिएक्शन में भी हमने देखा है कि एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन होते हैं और डबल बॉन्ड जो है कहीं पे लेस सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है, कहीं पे मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन का सामना यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, मैकेनिज्म क्या होता है जी, ट्राईफिनाइल फास्फीन को आप लेंगे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। इसमें जिस तरह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इस तरह फास्फोरस के पास भी होता है। ये भी 5th ग्रुप ऑफ पैरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। SN2 टाइप रिएक्शन इनका आपस में होगा, ये निकल जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे PPH3 आ गया, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी आ जाएगा। उसके बाद इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन आपने निकालना है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आसानी से आप देखें इसका विट्राइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन एसिडिक है। इसको हमने निकाल दिया NC4H9 एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तो एन ब्यूटाइल लिथियम एक बेस के तौर पर काम करता है। इसमें जो C4H9 है ये पार्शियल नेगेटिव होता है, लिथियम पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव का आपने इस पर अटैक करवाना है, जिससे एन ब्यूटेन बन जाएगा। एन ब्यूटेन बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है और वो रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता, यानी इसे हम कहते हैं वीक एसिड, वीकेस्ट कंजुगेट एसिड आप कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये एन ब्यूटेन निकल जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या होगा कि ये आपके पास फास्फोरस लाइट बन गया, ठीक है। बाकी आपका जो है वो यहाँ पे LiBr के साथ चला जाएगा, LiBr भी निकलेगा इधर से, LiBr। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आप शिफ्ट करें और आपके पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उस पर D ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, D सबशेल एब्सेंट होता है, इसमें D सबशेल प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से ये 5 बॉन्ड बना सकता है। ओके, ये अब इसके बाद इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ये इसको इस कार्बन का आप अटैक करवाएंगे, इस कार्बन का इस पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इस पर अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे -80 डिग्री पे रिएक्शन करना है, याद रखिएगा कितने, -80, जो कि लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है। उसके बाद ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, यानी जिसमें एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पॉजिटिव, इसको B10 कहते हैं, B10 इंटरमीडिएट। फिर हम क्या करते हैं कि इस नेगेटिव साइड का पॉजिटिव पे अटैक करवाते हैं, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान, ऑक्साफॉस्फेटेन बन जाएगा। तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमने इसकी क्लीवेज करनी है। अब ये क्लीवेज कैसे होगी, यहाँ पे एरो ड्रा नहीं हो सके, तो यहाँ पे आप देख लें कैसे एरो ड्रा करने हैं अपने मैकेनिज्म के, बहुत ईजी है। ये वाला जो आपका बॉन्ड है, दिस वन, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, यानी ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे आप एरो ड्रा करेंगे, ऐसे ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। इस तरह ये बॉन्ड जब यहाँ चला जाएगा तो आपके पास ये अल्कीन बन जाएगा, ये वाला अल्कीन बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये दो उसके मिथाइल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ये, और फिर आपके पास मिथाइल। तो आपके पास ये दूसरा पार्ट क्या बन गया, ये ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड, जो कि बाई प्रोडक्ट है। ये कब होगा, वैसे तो ये स्टेबल होता है, यानी ये इंटरमीडिएट आपका -80 डिग्री पे आप कर रहे हैं तो ये स्टेबल है। लेकिन आप जब 0 डिग्री पे यानी इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा 0 डिग्री पे आप लेके आएंगे, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, बल्कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, 0 डिग्री पे आप लेके आएंगे, तो ये फिर अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक हो जाता है, इसके साइकिल ब्रेक होता है। तो आपके पास ये एल्कीन बनेगा और साथ ट्राईफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड नंबर 7 इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आमतौर पर जब हम अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसमें अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन के पहले उससे कुछ हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा तो वो अल्कीन बनाएगा, फिर अल्कीन जो है वो अल्केन बना देगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप अल्कीन के स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो आप रिडक्शन के लिए यानी हाइड्रोजनेशन के लिए आप जो है मीडियम यूज़ करेंगे वो आपने इस तरह का यूज़ करना है कि जो अल्कीन के स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप कर दे। तो यानी कंट्रोल्ड रिडक्शन आपने करनी होती है, यानी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करनी होती है। अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपने अल्केन में उसे कन्वर्ट नहीं होने देना। This reaction can be carried out by using a deactivated catalyst such as Lindlar catalyst. इसके लिए आप Lindlar catalyst यूज कर सकते हैं और by some special reagents such as lithium or sodium and liquid ammonia. आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप Lindlar catalyst यूज कर सकते हैं, एक आप लिथियम या सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं। ये दोनों आमतौर पर अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Lindlar catalyst is finely divided palladium metal deposited on barium sulfate and then poisoned by treatment with quinoline। ठीक है, by treatment, this is by treatment with quinoline। यानी आपने फिर उसको क्यूनिलीन के साथ जो है वो कंबाइन करना होता है। क्यूनिलीन से पॉइजन का क्या मतलब होता है कि उसकी आपने थोड़ी सी जो है ना एक्टिविटी को कम करना होता है कि वो ज़्यादा एक्टिव ना हो। ज़्यादा एक्टिव होगा तो फिर वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देगा। तो इसमें पैलेडियम मेटल जो है उसको हम बेरियम सल्फेट पे डिपॉजिट करते हैं और फिर साथ थोड़ा सा क्विनोलिन उसके साथ मिला देते हैं, उसे ट्रीट करते हैं तो क्विनोलिन उसको उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। एज ए कैटालिस्ट उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। With this catalyst, hydrogenation of double bond is very slow and the reaction almost stops after consumption of 1 mole of hydrogen for 1 mole of alkyne। यानी अल्कीन के स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये इतना स्लो होता है कि ये एक से ज़्यादा मोल फिर यूज़ नहीं कर सकता है एक अल्काइन के लिए। ज़ाहिर है एक यूज़ करेगा तो फिर वो अल्काइन से अल्कीन ही बनेगा, अल्केन नहीं बनेगा। द रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। यहाँ पे यानी जो लिंडलार कैटलिस्ट है, आपने याद रखना है कि लिंडलार कैटलिस्ट सिस अल्कीन बनाता है। सिस अल्कीन के लिए यह फेवरेबल होता है, जबकि लिक्विड अमोनिया के अंदर आप सोडियम या लिथियम लेंगे तो वो आपके पास क्या बनाएगा, ट्रांस अल्कीन बनाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन आमतौर पर लो टेम्परेचर पे किया जाता है। ओके, जर्नल एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अल्काइन है तो इसको आप इसकी हाइड्रोजनेशन आप कर रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट की मौजूदगी में। लिंडलार कैटलिस्ट को आप इस तरह लिखेंगे PdBaSO4 पैलेडियम। ठीक है, तो आपने किसके ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है, बेरियम सल्फेट के साथ क्विनोलिन से उसे पॉइजन किया हुआ है और उसमें आपके पास सिस अल्कीन, सिस मीन सेम ग्रुप सेम साइट, आप देख सकते हैं ये सिस अल्कीन है। इसी तरह आपके पास अल्काइन है, उसकी हाइड्रोजनेशन करें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में -33 डिग्री पे, तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस हाइड्रोजनेशन, यानी ट्रांस का मैकेनिज्म क्या होगा। इसमें सोडियम सबसे पहले सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। अगर आप सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, लिथियम यूज़ कर रहे हैं तो लिथियम देगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है इसके अंदर अमोनिया के अंदर, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपके ओवरऑल 2 सोडियम यूज़ होंगे, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 सोडियम 1 देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर इनकी होमोलैटिक क्लीवेज कर लें, एक रेडिकल इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो एक जो रेडिकल होगा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह सोडियम साथ उसको मिलके आयनिक एसोसिएशन यानी साल्ट टाइप एसोसिएशन इसके साथ कायम करेगा, इसको स्टेबल करेगा। उसके बाद ये जो रेडिकल एनाइन है ये अटैक करता है अमोनिया के हाइड्रोजन के ऊपर, यानी वहाँ से प्रोटॉन ले लेते हैं। अब अमोनिया का क्या काम है कि अमोनियम प्रोटॉन देता है, सोडियम का क्या काम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि ये दोनों काम होंगे तो रिडक्शन होगी। उसके बाद इसको हम ओवरऑल डिजॉल्विंग मैटर रिडक्शन एक हमने डिस्कस किया था, तो ये डिजॉल्विंग मैटर रिडक्शन की टाइप है। इसमें यानी आपका सॉल्वेंट जो होता है वो प्रोटॉन देता है और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद जो है वो ओवरऑल आप देखें यहाँ से सोडियम एमाइड निकल गया, ये NH2 नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो रेडिकल बन रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये रेडिकल एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए थे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक करेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन आपका इस साइड से आया था, ये आपने याद रखना है कि ये हाइड्रोजन यानी आपने फर्स्ट हाइड्रोजन तो आप किसी साइड से भी शो कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हाइड्रोजन हमेशा आपने उसकी अपोजिट साइड से शो करना होता है। तो अब आपका दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका एनाइन आप इस तरफ बना रहे हैं तो आपने उसको हमेशा इस तरफ ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन नहीं आते, हाइड्रोजन अपोजिट साइड से आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो है वो
आपके पास यहाँ पे ये एनाइन बन गया। उसके बाद सेम इसी तरह यहाँ से प्रोटॉन अमोनिया से ये लेगा, एमाइड निकलेगा और ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो आपके पास यहाँ पे ये ट्रांस अल्कीन बन गया। ठीक है, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ अल्कीन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो स्टीरियो आइसोमर बनने के चांसेस हों। स्टीरियो आइसोमर कौन से होते हैं? जिनमें स्पेस में अरेंजमेंट जिनकी डिफरेंट होती है। जिस तरह ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म की एक टाइप है। तो इस तरह आपके पास जो अगर एक कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दो स्टीरियो आइसोमर बनने के चांसेस हों और उसमें एक मेजर एक ज़्यादा बने और एक कम बने, जो ज़्यादा बनता है उसको हम मेजर कहते हैं, जो कम बनता है उसको हम माइनर कहते हैं। तो इस तरह आपके पास ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्टीरियो आइसोमर ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है, इस तरह के रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। अगर उसमें जो मेजर है वो बहुत ज़्यादा बन जाए और माइनर बहुत कम बन जाए, लेट्स से मेजर हमारे पास 100% बन रहा है और माइनर 0 बन रहा है, यानी माइनर नहीं बन रहा, ठीक है, बनने के उसके चांस होते हैं लेकिन वो बनता नहीं है, तो इस तरह के रिएक्शन को फिर हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि मेजर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पे वो कहता है कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपके दो आइसोमर यहाँ बन सकते हैं, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी, लेकिन आपका यहाँ पे यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांस बनता है। ट्रांस बहुत ज़्यादा बनता है, सिस ना होने के बराबर बनता है, बल्कि हम कहते हैं सिस नहीं बनता, बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है इधर, लेकिन वो बनता नहीं है। इस वजह से हम इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो आपकी एग्जांपल है ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ अल्कीन की एग्जांपल है। इसी तरह पिछला जो आपने रिएक्शन किया था उसमें आपका सिस प्रोडक्ट बना है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक है, लेकिन वो सिस के लिहाज से स्पेसिफिक है, उसमें सिस प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, ट्रांस न होने के बराबर बनता है। इसी तरह यहाँ ट्रांस ज़्यादा बनता है, सिस न होने के बराबर बनता है, तो इसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। और अगर परसेंटेज जो है वो कुछ इस तरह बन रही हो, 60-40 बन रही है, 70-30 बन रही है, तो उसमें मोस्टली जो वर्ड यूज़ होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव। तो स्पेसिफिक वर्ड उसी लिए यूज़ होता है जब सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे स्पेसिफिक कह देते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ रिएक्शन में कंस्टिट्यूशनल आइसोमर बनते हैं। अगर दो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर कहीं पे बन रहे हो, तो एक मेजर बन रहा है एक माइनर, तो हम उसको फिर रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। और अगर एक बहुत ज़्यादा बन रहा है दूसरा ना होने के बराबर, उसको हम फिर रिजियो स्पेसिफिक कह देते हैं। जिस तरह मार्कोनी का रूल अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है। मार्कोनी का प्रोडक्ट आमतौर पर ज़्यादा बनता है, एंटी कम बनता है, तो वो रिजियो सिलेक्टिव हो जाता है। As it is very difficult to separate the mixture of geometrical isomers। अब geometrical isomer की चूँकि प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होती लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं, इस वजह से उनकी सेपरेशन एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो देयरफॉर दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल, यानी ये मेथड आपका फिर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अब यहाँ पे आपको जो है वो सिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपके पास प्योर ट्रांस बनेगा, सिस बनेगा ही नहीं। तो सेपरेशन कहाँ पे होती है? जहाँ मिक्सचर ऑफ सिस और ट्रांस बन रहा हो, तो यहाँ तो आपका मिक्सचर नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका प्योर ट्रांस बनेगा। तो फिर आपने अब आपके पास ट्रांस है, उसकी सेपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन का कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह कहीं पे आपका सिस बन रहा है तो वहाँ सिर्फ सिस बनेगा, वहाँ ट्रांस नहीं बनेगा, तो वो प्योर फॉर्म में बनेगा, सेपरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बन रहे हैं, तो मिक्सचर बनेगा, तो मिक्सचर को ज़ाहिर है आपने सेपरेट करना होगा, तब आपको सिस और ट्रांस मिलेंगे, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगा। Okay, this is end of today's lecture. Thank you.